हाँ ये, हाँ अब ऑन हुई है। ओके ओके ओके, ठीक है। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था। कितने अमीनो एसिड्स थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज था? 3। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। 2 अमीनो एसिड थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट पे, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जो पोलर थे और अनचार्ज्ड, सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स 3 थे, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, और बाकी सारे के सारे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स थे। अब देखो, वैसे अपने पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन सारे अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल वही अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर अमीनो एसिड में सबसे पहले आपको जिसका स्ट्रक्चर याद रखना है वो है ग्लाइसीन। ग्लाइसीन के बारे में हमने ये देखा था कि ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और अगर ग्लाइसीन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है मतलब उसमें एल्काइल ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। और अगर R की जगह हाइड्रोजन है तो आपके पास ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर हो गया ये। तो हमारे पास ग्लाइसीन, ग्लाइसीन में R की जगह पर क्या हो गया? हाइड्रोजन है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या हो गया? ग्लाइसीन। इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सीरीन। सीरीन में एल्काइल ग्रुप क्या होता है? मिथॉक्सी ग्रुप, CH2OH। सीरीन में OH था, तो अब सीरीन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? NH2C अल्फा COOH CH2OH और H। और तीसरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है एलेनीन। एलेनीन में CH3 मिथाइल ग्रुप होगा, तो आपके पास एलेनीन का स्ट्रक्चर ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ गया? एलेनीन का। बना लो, ग्लाइसीन, सीरीन और एलेनीन में R या एल्काइल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसीन में H, सीरीन में CH2OH, एलेनीन में CH3। अब देखो, ये जो एनसीईआरटी, अपने वाली एनसीईआरटी, उसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। मतलब जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते, जैसे आपने नोट किया होगा एक चीज कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। 11th में पार्ट 1 पार्ट 2 है, केमिस्ट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 है, लेकिन बायोलॉजी में नहीं है। बायोलॉजी में 11th में एक एनसीईआरटी है, 12th में एक एनसीईआरटी है। तो क्या होता है, जब कभी भी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपको वो फैक्ट्स पता होंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। पहली चीज तो यह है कि बायोलॉजी में भी पार्ट 1 पार्ट 2 11th में होते थे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, और पार्ट 2 11th और 12th दोनों में होते थे। मतलब हमने जब 11th और 12th सीबीएसई से किया था, तो हमने भी बायोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा, 12th में भी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा। फिर क्या होता था, सीबीएसई उस समय, अब आप समझो, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बातें, जब एंट्रेंस एग्जाम होता था तो नीट नहीं होता था,
AIPMT होता था। अब कुछ कुछ चीजें आपको, जब आपको फैक्ट्स पता रहेंगे ना, तो आपको यह पता चलेगा अच्छा यार जो हम कह रहे हैं वो सही क्यों है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, जोधपुर में पढ़ रहा है या कहीं पर भी पढ़ रहा है राजस्थान में, या तो उसके पास दो ऑप्शंस होते थे, या तो वो CBSE बोर्ड से करे या RBSE बोर्ड से करे। अभी भी ये ऑप्शन है। अभी क्या है, अभी CBSE करने वाला स्टूडेंट भी NCERT बुक पढ़ता है और RBSE करने वाला स्टूडेंट भी NCERT बुक्स पढ़ता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले CBSE की बुक्स होती थी NCERT, और हर स्टेट की बुक अलग होती थी। मतलब RBSE की बायोलॉजी की किताब अलग होती थी। जो बिहार में पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो उसमें CBSE से अगर वो कर रहा है तो NCERT, लेकिन अगर बिहार बोर्ड से कर रहा है तो उसकी किताब अलग, यूपी की स्टेट की किताब अलग। हर स्टेट की अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सिलेबस होता था। अब उसमें क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं 11th 12th में हूं और मैं CBSE बोर्ड का हूं, तो मैं CBSE बोर्ड का हूं तो मेरा सिलेबस AIPMT के अकॉर्डिंग है, क्योंकि AIPMT CBSE ही कंडक्ट करवाता था। और अगर मुझे RPMT देना है, आप समझ रहे हो, RPMT मुझे देना है तो मेरे को क्या सिलेबस करना पड़ेगा, RBSE की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो हमेशा से ये पहले AIPMT और RPMT अलग, AIPMT बिहार PMT अलग, AIPMT दिल्ली PMT अलग। हर स्टेट का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, और जो भी प्री मेडिकल एग्जाम या जो भी PMT स्टेट का होता था वो स्टेट की बुक के हिसाब से होता था। और जिस बच्चे को AIPMT देना है वो CBSE। तो हम अभी ये कहते हैं ना NCERT से पेपर आता है, सर NCERT से पेपर आता है। NCERT से पेपर हमेशा से आता था, लेकिन AIPMT, RPMT NCERT पर से नहीं आता था, बिहार PMT NCERT से नहीं आता था, यूपी PMT NCERT से नहीं आता था, क्योंकि सबकी अलग अलग स्टेट लेवल एग्जाम्स थे। अब क्या होता था, फिर जब कोचिंग इंडस्ट्री चालू हुई, फॉर एग्जाम्पल कोटा चालू हुआ, अब वहां पे एक स्टूडेंट तैयारी करने गया। अब कोटा के बैच में ऐसा तो है नहीं कि ये राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, ये यूपी के स्टूडेंट्स हैं, ये बिहार के हैं, सबके लिए एक बैच बनता था। और वहां पर स्टूडेंट किसकी तैयारी करना है, AIPMT और अपने अपने स्टेट PMTs की। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट, एक टीचर कोटा में पढ़ा रहा है और एक बैच में 200 स्टूडेंट्स या 500 स्टूडेंट्स हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहां पर बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान सबके हैं। तो हर टीचर जब नोट्स लिखवाता था या पढ़ाता था तो उनको NCERT कवर, AIPMT तो था ही, और सबका स्टेट लेवल भी कवर करना होता था। तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि एक राजस्थान वाले स्टूडेंट को बिहार PMT के टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते थे। आप समझ रहे हो कितना, अरे तेरी, आप समझ लो केओस कितना था एक। और बच्चों को नहीं पता था ये बात, उसको क्या पता कि बिहार की किताबें अलग है, इतना नो हाउ नहीं आता था न्याय। तो जब आप चीजें पढ़ते हैं या चीजें कोई मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एलन का मॉड्यूल पढ़ रहे हो, आकाश, ये जब मॉड्यूल्स बनाए गए थे ना, तो ये मॉड्यूल्स एक किताब से नहीं बनाए गए थे, सारी किताबों का मिश्रण था कि भाई यूपी बोर्ड का सिलेबस भी डाल दो, बिहार बोर्ड का भी डाल दो, दिल्ली का भी डाल दो, और उससे मॉड्यूल बनाए गए। अब स्टूडेंट जो CBSE का था वो उसने 11th पढ़ा CBSE बोर्ड से, 12th पढ़ा CBSE बोर्ड से, AIPMT का सिलेबस तो सेम है लेकिन RBSE का अलग। फॉर एग्जाम्पल RPMT में रैबिट था, RPMT में ह्यूमन फिजियोलॉजी थी नहीं, रैबिट की फिजियोलॉजी। तो जब आप कोई मॉड्यूल करते हो आप सवाल आता है रैबिट का, अब रैबिट का सिलेबस था ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और आपको एक चीज, मतलब कुछ कुछ चीजें, फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री रही है एंट्रेंस की। अभी तो 3 घंटे का पेपर होता है, जब RPMT का एग्जाम होता था तो कितने दिन चलता था, 4 दिन। पहले दिन फिजिक्स का पेपर 100 सवाल 3 घंटे। ये फैक्ट्स, मतलब देखो यार, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी, अगर आप जीवन में किसी भी चीज की प्रेपरेशन कर रहे हो ना, तो उसकी हिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री पता होगी ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, और क्या चेंजेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब डिस्कस मैं बता रहा हूं अभी। तो पहली चीज तो ये है, RPMT चलता था 4 दिन। पहले दिन 100 सवाल फिजिक्स के, 3 घंटे का पेपर। अगले दिन केमिस्ट्री 100 सवाल, 3 घंटे का पेपर। अगले दिन बॉटनी 3 घंटे का सवाल, 100 पेपर, और जूलॉजी। ये 4 दिन RPMT चलता था। ये बता रहा हूं मैं आपको, 2003-4 तक ऐसा होता था। नहीं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। AIPMT ने 3 साल प्रीलिम्स और मेंस किया, जैसे IIT में होता है। तो प्रीलिम्स वाज MCQs, AIPMT मेंस वाज
सब नहीं, नॉन ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, नॉन ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव भी नहीं है, 3 नंबर 5 नंबर का नहीं है, ट्रू फॉल्स के नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम्स है। तो ये नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप पर ये 2-3 साल चला उसके बाद। बट आप समझो हिस्ट्री तो ये एक फॉर्मेट रहा था। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, इस फॉर्मेट से जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स थे वो बहुत केओस फील करते थे। क्या होता था कि हर स्टूडेंट 12th में बोर्ड्स देता था और उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी करता था। अब बायोलॉजी जो था वो बहुत एग्जॉस्टिव था, एनसीईआरटी 12th में फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री की 2 और बायोलॉजी की भी 2 किताबें। तो उससे क्या होता था कि 12th में अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस में नंबर कम आ जाते थे बच्चों के तो सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत होने लग गए। 2002 से 2006 के बीच में जो सुसाइड अटेम्प्ट्स है स्टूडेंट्स के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस था और उनके नंबर कम आते थे। तो नंबर कम आते ही वो टेंडेंसी होती थी सुसाइड अटेम्प्ट की। तो सीबीएसई ने क्या कहा कि यार इतना बोझ हम डाल रहे हैं स्टूडेंट्स पर, इतना सिलेबस हमने डाल दिया है, तो एआईपीएमटी का सिलेबस तो वैसा ही रहेगा लेकिन बोर्ड्स का सिलेबस हम कम कर देते हैं। तो उन्होंने बायोलॉजी की 2 किताबों को कर दिया एक, 11th में भी और 12th में भी। तो ये 2 किताबों से एक बायोलॉजी किताब क्यों हुई उसकी हिस्ट्री मैंने बताई है। अब ये किसके लिए हुआ? 11th स्कूल बोर्ड्स के लिए, 12th बोर्ड्स के लिए। एआईपीएमटी में ये चेंज नहीं आया। अब आप क्या करना, देखो मैं आपको जो चीजें बोल रहा हूं ना, जो मुझे पहले से जानता है वो तो विश्वास कर लेगा। जो नए हैं और जिनको विश्वास नहीं होगा ना, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, एक बार जाके क्रॉस चेक करना, क्योंकि देयर हैज टू बी एक ट्रस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जिनको जो मुझे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं आंख बंद करके कोई विश्वास नहीं करना, इसको जाके क्रॉस चेक करना। ऐसा हुआ कोई भी एआईपीएमटी का पेपर उठा के आप देखना, 13 का देख लो, 12 का देख लो, 14 का देख लो, सब एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लेकिन 2016-17 से पहले प्योर एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता था। 10 से 15 सवाल, 20 सवाल ऐसे होते थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे। यह भी गलत। 10 से 15 सवाल ऐसे सवाल होते थे जो इस एनसीईआरटी से नहीं थे, पुरानी एनसीईआरटी से तो थे, जो मर्ज हुए 4। तो ऐसे मैं ना बहुत बार चौड़ा होकर बोलता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसका एक कारण है, क्योंकि अपने जो नोट्स होंगे उसमें सारी एनसीईआरटी कवर्ड है। आज तक जितनी एनसीईआरटी बनी है, 2 थी, 4 थी, 6 थी, साउथ के एनसीईआरटी में भी थोड़ा डिफरेंस था। तो जितनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आज तक बनी है, उन सब का इंफॉर्मेशन, उन सब का कंटेंट आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। इसलिए बार बार मैं बता चौड़ा हूं कि मेरे को ऐसा कोई केवल ज्ञान तो प्राप्त है नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। नहीं, अपन एक सिस्टम हमेशा साइंस लॉजिक पे काम करता है। लॉजिक यह है कि आज तक जितने एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उसका कंटेंट अगर अपने नोट्स में है, उसमें नई एनसीईआरटी भी शामिल है, पुरानी भी शामिल है, तो उससे बाहर वो क्या सवाल बना लेगा? लॉजिकली बना ही नहीं सकता। काफी सारे कोचिंगों के जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं उसमें भी वही करा हुआ था पहले, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसमें स्टेट पीएमटीज के भी कंटेंट डाला हुआ है जो हमको नहीं चाहिए। तो पहला चेंज तो 2 किताबों से 1 किताब हुआ। दूसरा चेंज अब यह हुआ, सरकार को या सब सिस्टम को लगने लगा कि यार बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है उसने आरबीएसई का सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं, तो वो आरपीएमटी कैसे देगा? जिस बच्चे ने आरबीएसई बोर्ड से पढ़ा वो आरपीएमटी तो दे सकता है, पर वो सीबीएसई पीएम। ये ड्रॉपर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, कंपटीशन तो अब बड़ा है। ठीक है, आज से 15 साल पहले ये ड्रॉपर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वाई डिड स्टूडेंट्स नीड टू ड्रॉप फॉर अ ईयर? ये यार मैं सीबीएसई बोर्ड का हूं, मैं आरपीएमटी कैसे दे सकता हूं? मैंने तो 11वीं 12वीं क्या पढ़ा हुआ है? एआईपीएमटी के हिसाब से। अब मुझे आरपीएमटी फाइट करना है क्योंकि मुझे राजस्थान में कॉलेज चाहिए, तो मेरे को 1 साल वो 11वीं 12वीं ये कॉन्सेप्ट, इसके कारण ड्रॉपर्स का सिस्टम आया कि यार वाई डू आई नीड टू ड्रॉप? ऐसा नहीं है कि मुझे सिलेक्शन हो रहा है नहीं, और अलग बात है यार मेरे को मेरे स्टेट में कॉलेज चाहिए, एआईपीएमटी दूंगा तो केवल 15% सीट्स के लिए एलिजिबल हूं मैं राजस्थान के लिए, मुझको स्टेट की 85% सीट्स के लिए एप्लीकेबल होना है तो आरपीएमटी देना पड़ेगा, और आरपीएमटी का सिलेबस मैंने पढ़ा ही नहीं 11वीं 12वीं में, तो मेरे को 1 साल चाहिए वो चीज पढ़ने के लिए। सेम अप्लाई टू यूपी, बिहार, हर स्टेट में। तो अब, और ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ 2009-10 में कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो क्यों ना एक काम करें, बोर्ड तो आप रखो भले अलग अलग, लेकिन किताब
एक कर दो, सिलेबस एक कर दो। तो जो बच्चा आरबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, आप देखो लॉजिकली, हर सिस्टम लॉजिकली बैठना चाहिए फिट। आप एक सवाल आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, हाँ ये इसलिए हुआ। अब जो बच्चा आरबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है वो एआईपीएमटी के लिए भी एलिजिबल है और आरपीएमटी के लिए भी एलिजिबल है। तो ये तो फॉर्मेट था कि भाई अब अपने पास किताब, तो इसका मतलब यह है कि जो किताब आपके पास है, एनसीईआरटी पे फोकस सडनली इतना क्यों बढ़ा, इतना इतना भयंकर रूप से एनसीईआरटी पे क्यों? इसके दो कारण है। पहला कारण तो हर स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहा है वो यही किताब पढ़ रहा है। पहले ये नहीं पढ़ता था, पहले कोई आरबीएसई की बोर्ड पर किताब पढ़ रहा है, कोई बिहार की पढ़ रहा है, कोई यूपी की पढ़ रहा है। अब कश्मीर में स्टूडेंट पढ़ रहा है, कन्याकुमारी में पढ़ रहा है, राजस्थान में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, बिहार में पढ़ रहा है, वही किताब पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, कोविड आ गया। तो कोविड से क्या किया उन्होंने? कोविड से निपटने के लिए उन्होंने पुरानी एनसीईआरटी से सवाल देना बंद कर दिया। लास्ट के 2 सालों में, लास्ट के 2-3 साल का जो पेपर आया है उसमें आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसके बाहर कोई सवाल ही नहीं पूछा। वो लॉजिकली इट ऑल्सो मेक सेंस कि यार जब बच्चे को इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला कोचिंग का या पढ़ने का, तो हम उसे वही पूछें जो उसने 11वीं-12वीं में पढ़ा है। तो सडनली ये 2-3 सालों से पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल नहीं पूछे जाते। बट अब कोविड गया, सब सिस्टम नॉर्मल हो गया, तो अब अपन जो तैयारी करेंगे वो वापस किस पे जाएगा? बैक टू एवरी एनसीईआरटी दैट इज या दैट वाज रिटन। तो उसका सारा कंटेंट हमारे क्लास में होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी स्टोरी इसलिए है कि अपन, अच्छा कुछ चीजें मैं नहीं लिखा था, कुछ चीजें पढ़ोगे सर ये मॉड्यूल में तो दे रखा है या उसमें दे रखा है, लेकिन अपन नहीं पढ़ रहे क्योंकि जरूरत नहीं है। वो उन किताबों का कंटेंट है जो अब अस्तित्व में नहीं है। अब आरबीएसई किताब में अगर कुछ चीज दे रखी है उसका अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि आरपीएमटी नहीं होता। कोई बिहार की स्टेट लेवल की किताब जो 5 साल पहले चलती थी उसमें कोई कंटेंट दे रखा है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अब एक एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। अब एक आखिरी में चीज, एनसीईआरटी सबसे अच्छी किताबों में से क्यों है? आप कोई भी किताब खरीदने जाते हो मार्केट में, कोई XYZ कोई भी, कितने की आती है? 500, 700, 1000, 1200, 2000। एनसीईआरटी कितने की आती है? अभी भी 125 रुपए की एक तो दे। तो इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पैसा कमाने के लिए तो नहीं बनाई गई है, समझ रहे हो? दूसरा, ये बाकी सारे जो किताबें हैं ये पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। आपको पता है एक रिटर्न और एक कंपाइलेशन में क्या फर्क है? मैंने एक बुक कंपाइल की है, बहुत सारी किताबों का कुछ कुछ अंश ले लेके जोड़ दिया। तो जब बहुत सारी किताबों का कुछ कुछ अंश लेके जोड़ दोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट पैदा करने के लिए नहीं बनाई गई है, वो पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जब शुरुआत के 2-3 पन्ने खोलोगे उसमें प्रोफेसर्स की एक लिस्ट होती है, 26-27 प्रोफेसर्स के नाम है। एक किताब के पीछे 26 से 27 प्रोफेसर्स उस किताब के पीछे हैं, तो दैट किताब विल हैव अ ब्यूटी ऑफ इट्स ओन। और एनसीईआरटी की आज एक खास बात बता रहा हूं, वो आपने अगर नोट की होगी अच्छी बात है, नहीं भी की होगी। दो चीजें बता रहा हूं एनसीईआरटी के बारे में। पहली चीज, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता, ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर के बारे में नहीं मालूम कुछ और उसकी आप एनसीईआरटी पढ़ने लगते हो, आपको लगता है यार क्या दे रखा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको लगता है यार इसमें इतना कुछ दे रखा है। मार्क माय वर्ड्स, ये एक बार आप है ना, देखो ये सब एक्सपीरियंस करना, एक बार खुद एक्सपीरियंस करोगे ना फिर मजा आएगा। मैं बोलने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स किसी ने अगर नहीं पढ़ा हुआ उसकी एनसीईआरटी पढ़ के देखना, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है वो। क्योंकि एनसीईआरटी की एक ही ड्रॉबैक है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बायोमोलिक्यूल्स में शुरुआत करता है वो एसिड पूल, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन से, फिर वो अमाइनो एसिड पे जाता है, फिर वो लिपिड पे आ जाता है, फिर वापस अमाइनो एसिड पे जाता है, फिर प्रोटीन पे आता है, फिर प्रोटीन भूल जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट जाता है, फिर वापस प्रोटीन पे आता है। आप समझो? हां, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बस एक ही इशू है एनसीईआरटी से मेरे को कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, डजंट मैटर। अपन ने आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको लगेगा यार इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। एक कहावत है, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब पता है?
ये तो आप लिटरल मीनिंग बता रहे हो। रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस का मतलब है वो दो लाइनों के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहा है, और उसकी समझ आपको तब आएगी जब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी का चैप्टर आप जितनी बार भी पढ़ोगे, और ये रिकॉर्ड है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, 10वीं बार पढ़ रहे हो, हर बार उस किताब में कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो आपने पिछली बार मिस की होगी। उससे सुंदर कोई किताब हो सकती है? हर बार आपको लग रहा है मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं, लेकिन ये चीज तो मैंने पहली बार ये, और ये किसी किताब में, दुनिया की किसी किताब में संभव नहीं है। तो एनसीईआरटी ऐसा मत देखो, मतलब एक तो प्रॉब्लम क्या, लोग है ना, लोग गधे हैं ज्यादातर दुनिया में, भारत में तो भड़मार है, उनको समझ ही नहीं आता कि एजुकेशन का एसेंस क्या है या फ्रीडम क्या है, या बहुत बेवकूफ है। उनको लगता है कि अगर हमने कोई बीएससी की किताब से पढ़ा दिया तो हम वो डीप पढ़ाया सर ने, डीप 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 क्या होता है? याद रखना, जितना चीजें आसान होती हैं उतना बेहतर एजुकेशन है। आपको लग रहा है ऊपरी ऊपरी हमने ये भी देखा, इतने सारे इफ यू, कहता ना कि इफ यू हैव नॉट सिंप्लीफाइड थिंग्स इनफ, यू डोंट नो दोज थिंग्स वेल इनफ। ठीक है ना? अगर आप एक चीज को आसान नहीं बना सकते हो तो आपको समझ ही नहीं आया वो चीज, क्योंकि इवेंचुअली रॉकेट साइंस के अलावा दुनिया में हर चीज आसान है। रॉकेट साइंस अजीब भाई, आपको रॉकेट यार चांद पे भेजना है तो उसका फ्यूल व्यूल का फॉर्मूला वो एक्चुअल में टेक्निकल चीज है और टफ है। बाकी क्या है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, फर्जी। ठीक है ना? बायोलॉजी भी देखो, नहीं मतलब फर्जी, बायोलॉजी बहुत आसान है। बायोलॉजी का बस एक ही प्रॉब्लम है, एग्जॉस्टिव बहुत है, बहुत सारी है, बहुत ज्यादा है, और कुछ नहीं है। बाकी है तो लल्लू आलू है यार। जो चीज लॉजिक पर काम करती है वो आसान ही होगी ना। जो चीज लॉजिक को डिफाई करे उसमें प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो? जो चीज लॉजिक बेस्ड है, जो चीज एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसमें हलवा ही होगी वो। जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, लॉजिक पता चल गया, उसमें क्या है? आपको एक अमीनो एसिड, ठीक है, आपको पता चल गया कि मीथेन से बने हैं, आपको पता है आर ग्रुप, चौथी पांचवी बार उसको पढ़ोगे, बोलोगे यार तो लल्लू है यार। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स शुरुआत ही नहीं की और ह्यूमन पढ़ लिया और प्लांट पढ़ लिया और जेनेटिक्स पढ़ ली, अरे बेस तो बना ही नहीं। हमको यह पता ही नहीं कि ये कौन सा बायोमोलिक्यूल है, क्यों है, कहां से आया, तो फिर सब अजीब ही लगेगा। तो इवेंचुअली एंट्रेंस की तैयारी में सिर्फ एक ही चीज टफ है, और वो सब्जेक्ट्स नहीं है, पेपर नहीं है, वो कंपटीशन। इस साल 19 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे और सीटें आपके पास 70-80 हजार ही हैं। तो ये एक फैक्ट है। द ओनली थिंग विच इज ट्रू अबाउट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया इज कंपटीशन, कि भाई 19 लाख स्टूडेंट्स हैं और लड़ रहे हैं वो 80 हजार सीटों के लिए। हो सकता है आपके टाइम में 90 हजार या 1 लाख हो जाए, तो 1 लाख सीट आपके पास हो जाएंगी। तो भी यही फैक्ट है कि 19 लाख स्टूडेंट्स 1 लाख सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। उसको भी देखने का नजरिया अलग है कि हमको कितनी चाहिए, 1 चाहिए, तो इतनी सारी सीट से काम क्या करेंगे? तो देयर आर 2 वेज टू लुक एट थिंग्स, कि भाई या तो आपको 1 लाख और 19 लाख, और या हमको एक चाहिए 99,999 ज्यादा है। तो इस मतलब ये बेसिक फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ये तो बना लिया आपने। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये 3 स्ट्रक्चर्स तो आपके इस एनसीईआरटी में। अब मैं जो 3 स्ट्रक्चर्स और बता रहा हूं वो पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन थे, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। 3 तो बना लिए ये। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर आपको लाइसीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। लाइसीन एसिडिक अमाइनो एसिड था या बेसिक? बेसिक। लाइसीन के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में रखना है CH2 NH2। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया आपके पास? लाइसीन का।
ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सिस्टीन का। आपको अगर सिस्टीन का स्ट्रक्चर पता है तो मीथेन का पता लगा सकते हो? सर वो है चल रहा है उसमें, नहीं मिथाइल ग्रुप होता है ऐसे। देखो, हमको पता है दो ही ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर है, एक सल्फर वाला स्ट्रक्चर आपको मालूम है, तो अगर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना आ जाए जिसमें सल्फर है तो वो मीथियोनिन ही होगा। पुराने एनसीईआरटी ने कुछ सोच समझ के 20 स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, उसको मालूम था कि सिस्टीन मालूम है तो अपने आप मीथियोनिन आइडेंटिफाई बनाना तो है नहीं, वहां पे जाके आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर निकालना है, तो आपको पता है ये सल्फर वाला सिस्टीन है, तो दूसरा कोई भी अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होगा वो मीथियोनिन होगा। एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर मालूम है, ग्लूटामेट को निकाल लोगे? एस्पार्टेट का मालूम है तो ग्लूटामेट का निकाल लोगे क्या? ये बताओ कैसे? कोई दूसरा अमीनो एसिड जिसमें 2 COH हो तो वो ग्लूटामेट हो गया। दो ही तो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, एक एस्पार्टेट एक ग्लूटामेट। एस्पार्टेट में आपको पता है 2 COH हैं, इसके अलावा कोई भी अमीनो एसिड जिसमें 2 COH हो ग्लूटामेट। 2018 का पेपर था, उसमें इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था लाइसीन का। लोग बोले एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, इस एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने में है। 2018 में लेपिस्मा पे सवाल आया था, सिल्वर फिश। अब सिल्वर फिश एनिमल किंगडम में आती है, आर्थ्रोपोडा में, वो एग्जांपल इस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन किस में है? तो इसलिए किस में मिलेगा? उसके बाहर कुछ नहीं। ये आपके किताब को पसीना आ रहा है तो रुमाल से पहुंच रहे हो आप उसको? हाथ को आ रहा है। द एसी इज ऑन सर। नहीं सर फिर भी आता है। टू हॉट यू आर, इतने हॉट हो आप यार, कमाल। एसी इनके सामने है, देखो आप, और फिर ये भी पसीना निकाल रहे हो आप। सर सर्दियों में भी आता है। इतनी गर्मी लाते कहां से हो आप? क्या करें सर, हमारी आती नहीं, दूसरी भी आती तो फिल्मी बहुत है लोग यहाँ पे। अरे फिल्म के हम भी बहुत शौकीन है, मेरे से ज्यादा शौकीन तो कोई होगा ही नहीं। देखी थी आपकी इंस्टाग्राम पर। अच्छा, लोगों को साबुन नहीं बेचा करते। अरे तेरी, और एक और ध्यान रखना है आपको टायरोसिन का। टायरोसिन कैसा अमीनो एसिड है? एरोमेटिक। एक उसका स्ट्रक्चर और याद रखना है, बस। डन, बना लिए? ले लूं आगे? अब एक आखिरी स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान में रखना है, वो है टायरोसिन। ये स्ट्रक्चर किसका है? टायरोसिन का। मतलब ये एरोमेटिक अमीनो एसिड भी और इसमें OH ग्रुप भी है। ना 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 ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर टायरोसिनेज बनाएंगे। उसको टायरोसिन, एंजाइम का नाम टायरोसिनेज क्यों पड़ा? क्योंकि वो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है।
एंजाइम प्रोटीन्स है, और एंजाइम प्रोटीन्स है तो वो एक अमाइनो एसिड नहीं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से बने। ये आपने फूक मारी, बंद हो गई? क्या किया आपने? तो ये अपने आप, द पावर इज देयर। हाँ, दो क्यों है? तीन है आपके पास। उस वो वाला, अच्छा सॉरी, उधर नहीं, ओके ओके, मुझे लगा ये हर एक ब्लॉक में। यार था तो सही, नहीं था? था, ये हुक लगे हुए हैं, हटा दिया है। ओके, ठीक है भाई, तो ये आपके पास इन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। अब हेडिंग डालेंगे यहां पर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कोई आइडिया ये क्या होता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमारे बॉडी नहीं बना सकती और हमको भोजन से लेने पड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, वो प्रोटीन्स को अपन दो क्लास में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं और सेकंड क्लास प्रोटीन्स। क्या मतलब? ऐसे प्रोटीन्स जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिले, वो फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन्स हैं। तो ज्यादातर एनिमल प्रोटीन्स फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन्स होते हैं। हम ऐसा नहीं है, मतलब हमारे नहीं, आप लोगों के वेजिटेरियन डाइट, कौन कितने लोग हैं यहां पे जो नॉन वेजिटेरियन है? 1 2 3। क्यों? ऐसा क्या है यार, इंसान ही है। आता मैं तो ओमनीवोर हूं, मैंने सिर्फ इंसान को ही नहीं खाया है, मतलब कैनिबल नहीं हूं मैं। बाकी आप सोच नहीं सकते मैंने क्या क्या नहीं खाया जीवन में। जब आप दुनिया घूम रहे हो और आपको कम पैसे में अच्छा खाना खाना हो, चाइना में एंड सूप मिलता है। एंड सूप मिलता है, और पता है वो एक एंड सूप मिलता है और एक लिजर्ड बॉल सूप स्ट्रीट में। मैंने चखा सब, मतलब आप उसके बाद उल्टी करोगे आप, लेकिन किया सब कुछ है जीवन में। ऐसे मेरे को काश नहीं कहना कि ये क्या ही नहीं किया, नहीं किया है, सब खाया है। नहीं, थाईलैंड में पता है, थाईलैंड में एक रेस्टोरेंट है जहां पे आपको लाइव प्लेटर मिलता है। लाइव प्लेटर मतलब वहां पे एक्वेरियम बना हुआ है, सी एनिमल्स है, आप जाओ, आपको बोले ये लाइव प्लेटर। खैर, एसेंशियल अमाइनो एसिड में लिखेंगे essential amino acids. These are amino acids. These are amino acids which are not synthesized in the body, which are not synthesized in the body, and hence have to be taken from the diet. And hence have to be taken from the diet. 8 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और जिनको आपको डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। LTV PMT से आपको याद रखना है, सही। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, वेलिन, फेनाइलएलनिन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ये 8 अमाइनो एसिड्स जो हैं
वो एसेंशियल हैं, मतलब वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमको डाइट में लेना है। नहीं दिख रहा रेड ना? ओके है। ओ सो स्मार्ट यू आर। अब मुझे बताना एरो से करो, एरो से सर। यार, आप लोग यार गजब हो यार। अब मैं क्या करूं? अब साइड में कलर आ गया, राइट साइड में, राइट साइड में। क्या बात है यार, गजब। दो सेमी एसेंशियल पढ़ेंगे अपन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। दो वो सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल का मतलब बचपन में नहीं बनते, बड़े होने पर बनने लग जाते हैं, वो लिखाऊंगा अभी। तो टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 अमाइनो एसिड्स तो आपके पास क्या है? एसेंशियल। 2 अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दोनों कैसे होते हैं? सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब बचपन में नहीं बनते, एडल्ट्स में बनने लग जाते हैं। तो एक नोट लिख लेंगे, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन arginine and histidine are semi-essential amino acids. हिस्टिडीन प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा केमिस्ट्री इसमें आती है। ये आपने सबने नाम सुना है, कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वेलेंसीज अलग अलग ग्रुप्स द्वारा सेटिस्फाई हो। तो अमाइनो एसिड में अगर अपन सेंट्रल कार्बन देखें, अमाइनो एसिड में देखें तो ये सेंट्रल कार्बन चारों अलग अलग ग्रुप्स द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कायरल कार्बन सिमेट्रिक कार्बन हुआ या एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक हुआ। तो कायरल कार्बन इज योर एसिमेट्रिक कार्बन। और जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में आर की जगह एच, तो कार्बन सिमेट्री हो जाती है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एल और डी। तो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स किस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन में। तो लिखेंगे पहला तो यहां पे कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन whose valency, carbon whose valency is satisfied by, carbon whose valency is satisfied by different chemical groups.
valency is satisfied by different chemical groups. Our next point, molecules having chiral carbon, molecules having chiral carbon are optically active. Molecules having chiral carbon are optically active. ठीक है, मतलब एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, और एक्सेप्शन लिख लेंगे ग्लाइसिन, एक्सेप्शन ग्लाइसिन ब्रैकेट में ऑप्टिकली इनएक्टिव. एक्सेप्शन हो गया ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव. फिर यहां पे लिख लेंगे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, एक नोट लिख लेंगे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स naturally occurring amino acids exist in L configuration. Exist in L configuration. अब काफी बार कई मतलब कुछ जगह पर डी अमाइनो एसिड्स भी होते हैं. ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? शाबाश, नहीं, काइटिन नहीं, वेरी गुड. बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन. ये हम पढ़ेंगे आगे. मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? ग्लाइकेन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज शुगर्स का मतलब ग्लाइकेन है, और पेप्टिडो का मतलब अमाइनो एसिड्स होंगे. तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन में ना होकर डी, तो नहीं, क्योंकि उनकी सेल वॉल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड से नहीं बनी है. तो इसलिए डी अमाइनो एसिड्स आपको किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल. दूसरा, बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी दवाइयां खाते हो आप? एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स के बनाने में भी कौन से अमाइनो एसिड्स का यूज होता है? डी अमाइनो एसिड्स. तो एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है यार. ये तो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ग्लिसरॉल. स्टीरियो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे प्लेन ऑफ लाइट को लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है ना? वो पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री है. ग्लिसरॉल्डिहाइड का बेस लेते हैं और राइट और लेफ्ट. तो लिखेंगे डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन, D form of amino acids are found in bacterial cell wall and antibiotics. Bacterial cell wall and antibiotics. ठीक है, तो ये हमने सारे फीचर्स किसके देख लिए? अमाइनो एसिड्स. जनरल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली हमने. अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर लिया किस बेसिस पर? आर ग्रुप के बेसिस पर. कौन से पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, कौन से नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, किन में सल्फर है, किन में OH है, ये हमने देख लिया. अब यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स, क्योंकि अब अमाइनो एसिड्स पढ़ने के बाद प्रोटीन्स के बारे में अपन ने शुरुआत में 3 फीचर्स देखे थे. ये पॉलीमर्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के हेटेरोपॉलीमर्स हैं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल के अंदर हैं, और सबसे डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अब पूरे बायोस्फीयर में
पूरे बायोस्फीयर में सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? रुबिस्को। ये कहां होता है? प्लांट्स में। क्या काम करती है? क्रेब साइकिल में ये काम नहीं करती। क्रेब साइकिल में काम करती होती तो हमारे अंदर भी होती। कैल्विन साइकिल, डार्क C3। तो रुबिस्को फोटोसिंथेसिस में काम करने वाली एंजाइम है। मतलब रुबिस्को इज बेसिकली अ प्लांट प्रोटीन, और ये सबसे एबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में। तो एनिमल्स के अंदर जो सबसे एबंडेंट प्रोटीन है, कोलेजन। तो एनिमल प्रोटीन सबसे एबंडेंट कौन सा होता है? कोलेजन। और इसी ये कोलेजन क्या देता है? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो प्रोटीन्स में लिख लेंगे 2 पॉइंट पहले तो। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन most abundant protein in the biosphere rubisco. Most abundant protein in the biosphere rubisco, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लांट प्रोटीन है ये, लेकिन और मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन। मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन। ठीक है, अच्छा, फिर अपन ने प्रोटीन डाइवर्सिटी की बात की थी। अब डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स में जैसे अपने पास एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स आपके पास किसके रूप में काम करती हैं? बायो कैटलिस्ट। अपने शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज कौन करती है? एंजाइम्स। हम पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स हैं। अगर मैं यहां पे पूछूं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने में मदद करें। अभी अपन ने देखा नाखूनों में और बालों में केराटिन होता है, स्ट्रेंथ प्रदान करने में कोलेजन। तो केराटिन कोलेजन किसका एग्जांपल है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब बता रहा हूं, डिफेंस में, इम्यूनिटी में काम करने वाले एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज डिफेंस। मैक्टिन की आपने मायोसिन की बात की, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में एक्टिन एंड मायोसिन। शाबाश। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में हीमोग्लोबिन और शाबाश साइटोक्रोम। गुड। क्या होते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में और एक और आप याद रख सकते हो, ग्लूट4। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। रिसेप्टर की तरह ये एक रिसेप्टर भी है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है, क्योंकि ये हर सेल के सरफेस पर होता है और ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में डालता है। बाकी ये जितने भी आपके पास सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स भी सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। नहीं, कोलेजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज में मिलता है। मसल के अंदर एक तो ये है एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में एक्टिनिन होता है, डेस्मिन होता है। हाँ, लेकिन अब इतना तो कितना, वो सब फिजियोलॉजी में पढ़ना ही है। रिसेप्टर्स फॉर सेंस, स्मेल,
प्रोटीन हॉर्मोन्स की कैटेगरी और लिख रहा हूं मैं, मतलब ये ऊपर ले रहा हूं थोड़ा सा। ओके, प्रोटीन हॉर्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं जब हम, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला प्रोटीन साइटोक्रोम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी है प्रोटीन्स की। फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।